बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप इसी तरह बिहार की तमाम तर खबरों को देखना चाहते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर के वहां पर सर्च करेंगे, केडीवी लाइव आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आपको बता दूं कि इस ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दी जाती है। बिहार के किसी भी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो वहां पर 3 से 4 मिनट या 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। लेकिन वही खबर केडीवी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में दिया जाता है। तो अभी आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों मौसम विभाग ने बिहार के मौसम के बारे में ताज़ा अपडेट जारी किया है। आपको बता दें कि सीमांचल, मिथिलांचल सहित पटना और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई भी परिवर्तन के आसार नहीं है। जब मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है, यानी कि तापमान और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बिहार में अभी अधिकतम तापमान का औसत 37.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि राजधानी पटना में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 1 सप्ताह तक लू का भी कोई भी विशेष असर नहीं रहेगा। दोस्तों के पाठक ने एक और फरमान जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जब बिहार के अंदर अलग अलग शिक्षा में सुधार को लेकर के अलग अलग तरकीब और निर्देश जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक और नया निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत अब बिहार के अंदर क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, यानी कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक के टीचर को टीचर डायरी प्रदान किया जाएगा। इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालय में प्रतिदिन के कार्यों के बारे में लिखनी होगी। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से अभी जिलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची मांगी गई है। सूची के हिसाब से प्रत्येक जिले के प्रखंडवार डायरी भेजी जाएगी। दोस्तों भारत नेपाल सीमा वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि मतदान से 72 घंटे पहले भारत और नेपाल सीमा को सील कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि नेपाल सीमा सुरक्षा के नोडल एडीजी जोन गोरखपुर डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष चौकसी चेक पोस्ट पर संयुक्त जांच के साथ ही असामाजिक तत्वों की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक जानकारी साझा करने और फिर इस पर त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया है। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि किसानों की खेती के काम को आसान बनाने के लिए आज बाजार में कई प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध है, यानी कि कृषि मशीन उपलब्ध है। लेकिन महंगे होने के कारण कृषि यंत्र यानी कि कृषि मशीन की खरीद नहीं कर सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कृषि यंत्रों की मशीनों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार की ओर से किसानों को कस्टम हायर सेंटर खोलने के लिए, उसके लिए कृषि यंत्र की खरीद करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना में आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकते हैं आप। जी हाँ, दरअसल बिहार सरकार की ओर से किसानों को सस्ती दर पर यानी कि सस्ते दाम पर कृषि यंत्र यानी कि खेती किसानी में उपलब्ध होने वाले जो मशीन उपलब्ध होते हैं वो मशीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 80% सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस समय बिहार सरकार की ओर से इस योजना के तहत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही साथ कृषि यंत्र की खरीद पर भी अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जहां इसके लिए 5 अप्रैल से आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसे में जो बिहार के किसान भाई सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं वो इस योजना में आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बीजेपी नेता प्लस डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने लालू पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या वे नीतियों के बारे में जानते भी हैं। वे ऐसी एक भी नीति का नाम बताएं जिसे उन्होंने सत्ता में रहते हुए शुरू की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंद कर दी हो। यह 15 साल के शासनकाल में लालू यादव एक भी पॉलिसी नहीं लेकर आए। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान सम्राट चौधरी ने यह बातें कही है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की सारण जिले के हरिहरनाथ मंदिर की यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर है जो राजनेताओं को भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ पीएम मोदी के डर के कारण ही लालू प्रसाद यादव मंदिर और भगवान की शरण में गए हैं। लालू यादव के स्वस्थ रहने की कामना है, लेकिन चुनाव में उनकी हार निश्चित है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टी एक्टिव मोड पर काम करने में जुट गई है। जहां ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वमान्य नेता से अपने नेता के कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क दिया गया है। आपको बता दूं कि उन्होंने बताया है कि आखिर कैसे अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है और फिर बिहार में कैसे एनडीए के खाते में सभी सीटें यानी कि 40 की 40 सीटें हासिल हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का टारगेट दिया है।
भाजपा के बूथ स्तर तक के 4.5 लाख कार्यकर्ताओं से मोदी ने वर्चुअल बातचीत की और कुछ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चुनाव के मुद्दे, चुनाव प्रचार के तौर तरीके की जानकारी ली। मोदी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार से लेकर के मुद्दों को उठाने और फिर भुनाने तक के टिप्स दी हैं। इसी टिप्स को लेकर के एनडीए मैदान में उतरेगी और फिर यही उसके लिए विजय मंत्र साबित हो सकता है। मोदी ने कहा है कि अपने अपने बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के कार्यकर्ता काम करें। उन्होंने कहा है कि हर आदमी को हर जगह प्रचार करने नहीं जाना है, सब लोग बस अपने अपने बूथ पर फोकस करें और फिर पूरी ताकत से वहां एक एक वोट को भाजपा और फिर एनडीए दलों के कैंडिडेट को दिलाने की कोशिश करें। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अब सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले या फिर इस परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले के बावजूद भी शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे, उनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थी शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले या फिर परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों को हटाने का फैसला सरकार ने कभी लिया ही नहीं था। नियोजित शिक्षकों ने तो हाईकोर्ट में सक्षमता परीक्षा के आयोजन पर ही आपत्ति जताते हुए चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ही अपने शपथ पत्र में कोर्ट को कहा था कि किसी नियोजित शिक्षक को सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नियोजित शिक्षकों को हटाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नियोजित शिक्षकों को सरकार नहीं हटाएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। दोस्तों, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी बिहार के महागठबंधन में एक नए घटक दल के रूप में शामिल हो सकती है। ये राजनीतिक गलियारों से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच 3 सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है। इस बीच आरजेडी के सूत्रों ने कहा कि राजद और वीआईपी के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि अगर वीआईपी हमारे साथ आती है तो फिर हम उसे सम्मानजनक संख्या में सीटें दे सकते हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तरह बिहार, यूपी और झारखंड में निषादों को आरक्षण देने की मांग कर रही है। जो भी निषादों को आरक्षण देने की को स्वीकार करेगा, हमारी पार्टी उसके साथ गठबंधन करने को तैयार है। जल्द ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि 2019 में भी मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में रह करके लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उस वक्त वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और फिर मधुबनी में अपने प्रत्याशी उतारे थे। खगड़िया से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में तीनों सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा था। एक भी सीट में जीत नहीं मिली थी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात बीत चुकी है। देश भर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। इससे पहले कांग्रेस ने बिहार के सीमांचल की हॉट सीट कटिहार से एक बार फिर से दिग्गज नेता तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दो कि तारिक अनवर कांग्रेस में रहे या फिर एनसीपी पार्टी में, वे लगातार इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते भी हैं। हालांकि इस बार 2019 में वो नहीं जीत पाए। आपको बता दें कि 2019 में तारिक अनवर इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जबकि 2009-14 में उन्होंने एनसीपी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कटिहार से जेडीयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी ने जीत दर्ज की थी। वहीं पर 2014 में यहां से तारिक अनवर जीते थे। आपको बता दो कि इससे पहले भी तारिक अनवर ने साल 1980 और 1984 में भी कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचे थे। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीट आती है, या जिसमें से 2 सीट भाजपा के पास है, या 2 सीट कांग्रेस और फिर एक सीट पर जेडीयू और माकपा पार्टी के विधायक हैं। जानकारी के अनुसार इस सीट पर सबसे ज्यादा 41% मुस्लिम वोटर हैं, जो यहाँ निर्णायक वोट बैंक है। इसी सीट पर कुल 18% पिछड़ा और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोट है। इसके अलावा यहाँ 11% वोट यादव वोट है। कांग्रेस के तारिक अनवर के अलावा इस सीट पर जेडीयू से भी फिर से दुलाल चंद्र गोस्वामी पर भरोसा जताया है। वे यहाँ से पार्टी के जीते हुए सांसद हैं। आपको बता दो कि बिहार में जेडीयू एनडीए के साथ चुनावी मैदान में, वहीं पर कांग्रेस और फिर राजद इंडिया गठबंधन के तरह चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के कई सांसद रिटायर हुए हैं। इस बीच बुधवार को आरजेडी नेता प्रोफेसर मनोज झा ने एक बार फिर से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। आपको बता दूं कि मनोज झा इससे पहले भी राज्यसभा से सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। आपको बता दूं कि मंगलवार और बुधवार को राज्यसभा से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और 9 केंद्रीय मंत्रियों समेत राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हुए हैं। इसमें से कुछ सांसद और फिर अब राज्यसभा में नहीं देखेंगे। पर कुछ सांसद फिर से आज शपथ लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उनके आगमन से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी ने किया है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता और फिर पूरे देश की जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता सभी लोकसभा सीटों पर महागठबंधन को बहुमत देने का काम करेगी, जहाँ परिवर्तन की लहर जरूर उठेगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आम जनता परेशान है। उस स्थिति में निश्चित रूप से जवाब जनता उनको देगी और परिवर्तन की लहर जरूर उठेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वोटर्स को पता होना चाहिए कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। इस पर अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में हर जगह घटनाएं हो रही है। जंगल राज असल में ये है। 4 अप्रैल को जमुई में आएंगे और फिर पीएम मोदी बता दें कि पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल को जमुई आ रहे हैं। बिहार में 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। इस कानून के तहत ना तो कोई शराब पी सकता है और न ही इसे बेच सकता है, लेकिन बिहार में आए दिन शराब पीने और बेचने के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि ना तो शराब पीने वाले ही सुधरने का नाम ले रहे हैं और न ही उसे बेचने वाले ही अपनी करतूतों से बाज आ रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के जमुई जिले का है, जहाँ पर बरहट के विजयनगर स्थित जंगली इलाके में देसी शराब बनाया जा रहा था। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया और मौके से 40 लीटर शराब बरामद किया। साथ ही साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर के जमुई एसपी शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और जमुई एसपी के आदेश पर जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में बरहट के जंगली इलाकों में अवैध शराब की भट्टी सुलग रही है, जब पुलिस द्वारा निरंतर भट्टी को ध्वस्त करके कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, भाजपा बिहार में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है लोकसभा चुनाव में। जहां आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और टिकट भी बढ़ चुके हैं। जी हां, अब चुनावी मैदान में उम्मीदवार जनसभा कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट लेने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी में आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी ने जो टिकट बांटे हैं उसमें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। अब इसी को लेकर के सैयद शाहनवाज हुसैन से सवाल किया गया। सवाल को टालते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य पर विश्वास करने का आग्रह किया है। जब भाजपा और सामान्य रूप से एनडीए में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अनुपारिक रूप से कम होने के बारे में उन्होंने कहा कि ये कोई राशन की दुकान नहीं है जहां आप कोटा तय कर सकते हैं। राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि संसद में अधिक मुसलमानों का होना उनके कल्याण की कोई भी गारंटी नहीं है। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो शायद लोकसभा और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था और उसी समय बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। शाहनवाज हुसैन ने यह भी बताया है कि पार्टी ने केरल के कालीकट से एक मुस्लिम शिक्षाविद को टिकट दिया है और लक्षद्वीप में इस समुदाय के एक अन्य सदस्य को भी मैदान में उतारे जाने की संभावना है। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि यहाँ एनडीए का एक मुस्लिम उम्मीदवार है जिसका भाजपा समर्थन करेगी। जहां तक हमारी पार्टी की बात है तो फिर हम सिर्फ 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम हर जाति और हर धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते हैं। अब बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के जिन 4 लोकसभा सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है और फिर इन सभी 4 सीटों के लिए कुल 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जहां इनमें भी सबसे अधिक उम्मीदवार गया लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में गया लोकसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन और खास करके लालू यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव पूंछ कट्टा सीआर है। मांझी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि चोर खुद शोर मचा रहे हैं। दरअसल गया में बुधवार को जीतन राम मांझी ने आरजेडी की तरफ से एक्स हैंडल पर एनडीए में परिवारवादियों की जारी की गई लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि एक बार जंगल में एक सियार की किसी कारण उसकी पूंछ कट गई। अब पूंछ तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन जब वो अपनी जमात में गया तो फिर सियार सोच में पड़ गया कि वो क्या बोलेगा। तो फिर सियार ने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी पूंछ काट लो, ये बहुत खराब होती है। अब यही बात लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। जहाँ मांझी यही पर नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद की परिभाषा भी समझाई है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद किसको कहते हैं, जिसमें कोई सलाहित ना हो या किसी ने यदि कोई भी जन आंदोलन या फिर सामाजिक कार्य नहीं किया हो उसको अपने प्रभाव के बल पर एमपी एमएलए बना देना ही परिवारवाद है। लेकिन जो आंदोलन करके 20 साल से राजनीति में रहता है और फिर कोई पद प्राप्त करता है, वैसे लोगों के लिए परिवारवाद की बात नहीं की जा सकती है। शायद लालू यादव में शिक्षा का अभाव है, इसीलिए परिवारवाद की परिभाषा इस रूप में देते हैं।
दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है और कहा है कि इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि मैं लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई है। उन्हें करीबी नेताओं ने दुख जाहिर किया है। जब सुशील कुमार मोदी की बीमारी को लेकर के आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि सुशील कुमार मोदी की बीमारी की खबर सुनकर के हमें बहुत पीड़ा हुई है। 1974 के बिहार आंदोलन से उपजे त्रिमूर्ति में से सुशील मोदी एक है। जब सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों का नेतृत्व आज इन्हीं त्रिमूर्ति के हाथ में है। इसके साथ ही शिवानंद तिवारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जब तीनों उसी आंदोलन से निकले हैं और धीरे धीरे इन लोगों ने बिहार की राजनीति की पुरानी पीढ़ी को अपदस्थ किया। लगभग 30 सालों से इन्हीं तीनों के हाथ में बिहार की राजनीति का नेतृत्व है। शिवानंद तिवारी ने पुराने यादों को भी शेयर किया और कहा कि सुशील मोदी और मैं लगभग 3 महीना बांकीपुर जेल में एक साथ और फिर एक ही सेल में रहे हैं। हम लोगों में तीखा वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन सब कुछ के बावजूद भी सुशील कुमार मोदी के साथ मेरा स्नेह संबंध बना रहा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सुशील मोदी जुझारू नेता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बीमारी के समक्ष भी सुशील मोदी का जुझारूपन बना रहेगा। जो हमारी शुभकामनाएं और फिर दुआएं उनके साथ है। आपको बता दूं कि सुशील कुमार मोदी ने अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी। इस खबर से रूबरू होने के बाद हर कोई सन्ना है। वहीं पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील मोदी जी की बीमारी के बारे में पता चला दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां हमारा स्नेह उनके साथ है, हम चाहेंगे कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आरजेडी नेता बीमा भारती ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने में बयान भी जारी किया है। बीमा भारती ने कहा है कि मैंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं जब बीमा भारती से पप्पू यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है, जब किसी को मैं कैसे रोक सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूर्णिया के लोगों से अपील करती हूँ कि वे लालटेन जलाने के लिए हमारा साथ दें। वहीं पर बीमा भारती ने पप्पू यादव से हाथ जोड़ करके अपील करते हुए कहा कि मैं पप्पू यादव से आग्रह करती हूँ कि वे भी हमारे साथ आ जाएं और हमें मदद करें। किशनगंज की जन ने अब खाई है कसम, मीर जाफर और दलालों को कभी नेता बनने नहीं देंगे। ये कोट मेरा नहीं है, ये है AIMIM के बिहार प्रदेश सदस्य अख्तरुल ईमान का है। जब आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान आज किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि फूल अब अपने चमन में हम खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत का अब अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। सीमांचल की जन ने खाई है कसम, दलालों और मीर जाफर को कभी नेता बनने नहीं देंगे। साथ ही साथ अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जो भी मेरे सामने है वो हमसे कोसों दूर है, क्योंकि सीमांचल और किशनगंज की जनता हमारे साथ है। साथ ही साथ अख्तरुल ईमान ने प्रदेश में रह रहे लोगों से भी अपील की है कि आप लोग घर आइए, घर आकर के हमें वोट कीजिए। अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वहां रह करके दुआ कीजिए। और जो सीमांचल की या फिर किशनगंज के रहने वाले हैं वो तो वोट करे ही जा करके और AIMIM की पतंग छाप पर वोट करे। अख्तरुल ईमान ने कहा कि सबने सबके दिलों में चोट दिया है, इसलिए सभी का जो रुझान है वो AIMIM की तरफ है और MIM उनके उम्मीदों पर खरा उतरेगी और किशनगंज जीत करके बिहार की ऊंचाइयों की जिले में के बराबर लेके जाएंगे। आपको बता दूं कि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अमोर से विधायक भी हैं। जी और आज उन्होंने किशनगंज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान वहां पर AIMIM के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। जब मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने और भी बहुत सारी बातें कही है। जब पत्रकारों ने अख्तरुल ईमान से कहा कि आपका मुद्दा क्या है, किस पर ज्यादा फोकस करेंगे, किस पर काम करेंगे अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अख्तरुल ईमान ने कहा कि मैं झूठे वादा नहीं करता हूं, दूसरे के काम को खुद के काम के नाम से नहीं गिनाता हूं, मैं मक्कारी नहीं करता हूं। हमारे सीमांचल में गरीबी और पलायन सबसे ज्यादा है, जिसको दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी हो, वोट तो मोदी के नाम पर ही डाला जाएगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का उम्मीदवार कोई भी हो, वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही डाला जाएगा। ये चुनाव मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में बिहार में एक सीट को लेकर के कसक रह गई थी, लेकिन इस चुनाव में किशनगंज सहित सभी 40 सीटों पर ये
एनडीए के प्रत्याशी विजय होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार मुद्दों और फिर वादों पर 100% खरी उतरी है। आज भले ही विपक्ष साथ आ रहे हो, लेकिन टिकने वाले नहीं है। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने कभी गाली दी थी, आज उन्हें ही वे इकट्ठा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और फिर सौरभ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ करते हुए खुद को की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि उन्हें किसने बताया, क्या वे बताएंगे कि किसने उन्हें अप्रोच किया। उन्हें झूठ की खेती नहीं करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले नेता एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। आए दिन पाला बदल रहे हैं। नेताओं के पाला बदलने पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव तक बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर दिखेगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मुझे बिहार में आए कुछ ही महीने हुए और बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई है। इंतजार विधानसभा चुनाव तक कीजिए, एक बार फिर बिहार को बड़ा राजनीतिक उलटफेर दिखेगा। साथ ही यह भी कहा कि फेविकोल की तरह नीतीश कुमार कुर्सी से चिपक करके बैठे हुए हैं, बाकी पार्टियां कभी इधर तो कभी उधर हो रही है। वहीं पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में बने एनडीए की सरकार को अवसरवादी बताते हुए कहा कि प्रदेश की यानी कि बिहार की जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था। जहाँ ये सरकार जुगाड़ और टेक्नोलॉजी पर चल रही है, जिसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। उन्होंने नई सरकार पर जम करके निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी ये नई सरकार 1-2 सालों में 5 से 10 लाख नौकरियां दे देती है, तो फिर मैं उनके समर्थन में अपना जनसुराज अभियान वापस ले लूंगा, क्योंकि बिहार के लोगों के हित में ऐसा हुआ तो फिर सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो समय पर सरकार तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है, तो फिर सरकार और नई नौकरी कहां से दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि जनसुराज अभियान को बिहार में केवल कुछ महीने ही हुए हैं और बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई है। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव आते आते कई बार बिहार की राजनीति घूमेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेविकोल की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बाकी पार्टियां कभी इधर तो कभी उधर हो रही है। अब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। आज कांग्रेस नेता पप्पू यादव और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के आवास पर जाकर के उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने अलग से करीब आधे घंटे तक बात की, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि पप्पू यादव आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो पप्पू सिंह उस समय दूसरी ओर देख रहे थे। आपको बता दो कि पप्पू यादव के जाने के बाद राजद प्रत्याशी बीमा भारती भी पप्पू सिंह के आवास पर गई और उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से आशीर्वाद लिया था। इस मौके पर बीमा भारती ने कहा कि पप्पू सिंह उनके गार्जियन है और वे अपने अभिभावक का आशीर्वाद लेने के लिए आई है। उन्होंने आशीर्वाद और फिर आश्वासन भी दिया है। बीमा भारती ने कहा कि 3 अप्रैल को वो नामांकन करने जा रही है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूर्णिया आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीमा भारती ने इसमें सभी को आमंत्रण भी दिया है। गौरतलब है कि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि इस बार वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर नाराजगी जताई थी और खुद को प्रधानमंत्री से अलग बताया था। इससे पहले 2004 और 2009 में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया से भाजपा के टिकट पर विजयी रहे थे, जबकि 2014 और 2019 में वे चुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि 2019 में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा विजयी रहे थे। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर के पूर्णिया की जनता से माफी भी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे अब महागठबंधन का सदस्य नहीं है। उन्होंने पप्पू यादव की कांग्रेस में शामिल होने पर भी नाराजगी जताई थी। आपको बता दो कि उदय सिंह ने कहा था कि जिस नाटकीय ढंग से पप्पू यादव को कांग्रेस में विलय कराया गया, ये कांग्रेस के लिए बहुत दुखद बात है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सख्ती के बाद सरकारी स्कूलों में कई बदलाव हुए हैं। जैसे सबसे प्रथम विद्यालय में शिक्षक समय से पहले पहुंचने लगे हैं, जबकि बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी है। या कुछ स्थानों पर मध्यकाल के बाद विद्यालयों की स्थिति खराब है। अधिकांश विद्यालयों में एमडीएम के बाद बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है। यहाँ तक कि शिक्षक भी समय से पहले छुट्टी देकर के निश्चित हो जाते हैं। इसमें कई शिक्षकों ने बताया है कि पंजीयन में 75% उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के बच्चे तो विद्यालय पहुंचते हैं, फिर मध्याह्न भोजन काल में भोजन करने के बाद कई बच्चे तो कोई ना कोई बहाना बना करके चले जाते हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां कांग्रेस की ओर से आज देश की 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बिहार के 3 उम्मीदवार भी शामिल है। जहां कांग्रेस की इस लिस्ट में बिहार के किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। किशनगंज से कांग्रेस के सिटिंग सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद को फिर से टिकट दिया गया। वहीं पर कटिहार सीट से कांग्रेसी दिग्गज तारिक अनवर को मैदान में उतारा गया। इसके साथ ही भागलपुर सीट से पार्टी के विधायक अजित शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कटिहार सीट से उम्मीदवार बनाया गया तारिक अनवर वहां से 3 दफे सांसद रह चुके हैं, जब पिछला लोकसभा चुनाव भी कम अंतर में हारे थे।
दोस्तों बिहार में मौसम को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में 10 अप्रैल के बाद लू चलेगी। जहां इस बार सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। ये मौसम विभाग की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के अधिकतर जिलों में मौसम आज सामान्य बना रहेगा। कड़ी धूप निकलेगी। उत्तर पछुआ हवा चलने से गर्मी का कम एहसास होगा। जब मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल के बाद से ही बिहार में लू चलने लगेगी। सभी जिलों के अधिकतम तापमान में भी काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। वही लगातार दूसरे दिन वैशाली जिले का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके पहले रविवार को इस सबसे अधिकतम तापमान वैशाली में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से प्री मानसून का महीना शुरू हो गया है। जो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने चुनावी रणभेदी बजा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी है। इस बीच आज एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई सारी बातें की है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी फिल्म अभी बाकी है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि मुझसे लोग कहते हैं कि अब क्या बाकी बचा है, कुछ तो आराम कर लो, लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी तो संघर्ष और मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपका ये जोश 4 जून के संकेत दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप सबने निर्णय ले लिया है। फिर एक बार मोदी सरकार। एक तरफ बीजेपी है जो देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस जो देश को लूटने वाली पार्टी है। बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के दौरान बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के खाते में सभी 40 सीटें देने का मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से बिहार की तरक्की सुनिश्चित की है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास बिहार के गाँव-गाँव में दिखता है, और बिहार की जनता बिहार के विकास को डिरेल नहीं होने देना चाहती है। इसीलिए पूरा बिहार नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री और फिर सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए बढ़ चढ़ करके मतदान करेगी। दोस्तों देश के ट्रेनों में अभी भीड़ इस कदर भीड़ हो गई है कि लोगों को पैर रखने तक भी जगह नहीं मिल पा रही है। आपको बता दूं कि कई ट्रेनों में सामान्य और स्लीपर और फिर एसी कोच में भी भारी भीड़ है। खास करके जनरल और स्लीपर कोच में इतनी भीड़ होती है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों को वॉशरूम तक पहुंचने या फिर स्टेशन पर उतरने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ एक युवक के साथ। वह भीड़ के बीच वॉशरूम तक ऐसे पहुंच गया, बाकी यात्री उसे देखते ही रह गए। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक पूरी तरीके से देसी स्पाइडरमैन में तब्दील हो गया, जब वे टॉयलेट तक पहुंचने के लिए कलाबाजी कर रहे हैं। जब बाकी यात्री उसे देख करके काफी हैरान हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं यही वो वीडियो है। यह वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया, बाकी ट्विटर पर भी कई हैंडल से शेयर किया जा रहा है, फेसबुक से भी शेयर किया जा रहा है। एनडीए की सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकाल करके बाहर किया है और एक सुखद राज्य दिया है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा कि वे युवा मतदाताओं को जागरूक करें। एनडीए के सत्ता में आने के बाद ही बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला जा सका है। लोकसभा चुनाव से पहले नमो ऐप के माध्यम से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान पीएम मोदी ने इस बात के प्रचार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है कि बिहार में 3.5 करोड़ लोग गरीब लोग भाजपा नीति केंद्र सरकार के 10 वर्षों के शासन के दौरान गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 9 करोड़ लोग मुफ्त राशन योजना से लाभान्वित होंगे और लगभग 3 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिलेंगे। जहाँ लोगों को इस चीज के बारे में बार-बार बताया जाना चाहिए। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों को भी समन्वय में काम करने और फिर मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि एनडीए के पक्ष में उनका हर वोट मोदी के लिए ही होगा। जब लगभग 1 घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने के दौरान मोदी ने राजनीतिक विरोधियों का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा है। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी का जिक्र करते हुए मोदी ने दावा किया है कि मैं शक्ति का उपासक हूं, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं, जिसका अर्थ देवीय शक्ति है। अगर ये लोग सत्ता हासिल कर लेंगे तो फिर क्या तबाही मचाएंगे, ये लोगों को बताना होगा।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बिहार में इंडियन अलायंस के कुछ नेता ऐसे थे जो उन लोगों का समर्थन कर रहे थे जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। ऐसे नेताओं का सच लोगों को जरूर पता चलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि मिथिला संस्कृति में दामाद को ईश्वर माना जाता है, मगर यहाँ तो ईश्वर ही दामाद है। जब पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के विभिन्न जिलों के बीजेपी बूथ अध्यक्षों और फिर पन्ना प्रमुखों से मंगलवार को चर्चा की। मधुबनी के बीजेपी कार्यकर्ता संजीव कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार रामनवमी का पर्व बहुत अद्भुत मनेगा, क्योंकि राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। गांव में गरीबों को भी घर मिल गया और माता सीता को भी बरसों बाद अपना घर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब मिथिला के लोगों ने अपनी बेटी माँ सीता के घर कई उपहार भेजे। मिथिला क्षेत्र की महिलाएं उस दिन भावुक हो उठी, भगवान राम को पावन कहते हुए उनकी आंखें भर आई। ये पल मुझे हमेशा याद रहेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने का मौका मिला, मगर इसका दुख भी है कि बिहार के कुछ नेता उन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। आपको बता दो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बातें कह रहे थे तो फिर मोदी को भी एक बात याद आनी चाहिए थी कि जितन राम मांझी जो कि उनके सहयोगी हैं, एनडीए में शामिल है, जितन राम मांझी भी भगवान राम को का अस्तित्व नहीं मान रहे थे। भगवान राम को सीधा नकार दे रहे थे कि हम कोई भी राम को नहीं मानते हैं और भगवान राम नहीं, कोई राम है ही नहीं, इस दुनिया में कोई राम था ही नहीं। यानी कि खुद जितन राम मांझी भगवान राम को नहीं मानते थे और उनके अस्तित्व को नहीं मानते थे। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि कौन कौन वे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। लेकिन यहीं पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या एनडीए में शामिल जितन राम मांझी के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि जितन राम मांझी जो कि एनडीए में शामिल है, मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, वे भगवान राम को नहीं मानते हैं? क्या ये ऐसा लोगों को बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आम बिहारी की आवाज प्रिय तेजस्वी, जब आप सरकार में थे तब जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गरीबों को रोजगार देने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनवाई। साजिशन आपको हटाने के बाद ये सब शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। अब आपके सांसद जिताएंगे, केंद्र में भी नौकरी पाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी को पता भी है कि योजना क्या होता है। 15 साल में कौन सी योजना लालू जी चलाए हैं ये तो बता दे। जब पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि बिहार की जनता को उनके बेटे कहां से कहां चला पाएंगे। जहां एक योजना का नाम बताएं जो लालू ने चालू किया हो और नीतीश जी और फिर हम लोगों ने बंद किया हो। लालू जी ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया तो फिर अब क्या करेंगे। वहीं पर बीजेपी सांसद अजय निषाद के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि हम लोगों ने अजय निषाद का टिकट काट न दिया था। जब पहले भाजपा ने वहां उम्मीदवार घोषित कर दिया था, वह स्वतंत्र थे तो फिर कहीं भी जाएं। दोस्तों, चुनाव का पारा अभी चढ़ा नहीं है पर मौसम का मिजाज बेचैन है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है और 19 अप्रैल को पहली बार मतदान होगा, लेकिन इससे पहले ही बिहार में प्रचंड गर्मी और लू के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लू चलने की संभावना है। इस महीने में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक होगा। लू के दिनों की संख्या भी सामान्य से अधिक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लू चल सकती है, लेकिन 2024 में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही इसकी संभावना है। इस महीने बारिश भी सामान्य या फिर सामान्य से कम होने के आसार हैं। ऐसे में इस बार चुनाव में मतदाताओं को भीषण गर्मी और फिर लू का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव होना है। जब पहले चरण का मतदान 19 और फिर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। मौसम विभाग ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लू चलने की चेतावनी जारी की है। इससे मतदाताओं को तपिश वाली गर्मी में कतारबद्ध होकर के मताधिकार का प्रयोग करना होगा। जब मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित बिहार में 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी हवा तेज रफ्तार से चलेगी। ऐसे अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है, पर 2 दिनों के बाद से अधिकतम पारा बढ़ेगा। आज से पटना सहित बिहार में उत्तर पश्चिमी हवा 20 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से चली है। आपको बता दूं कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह और फिर चौथे सप्ताह में बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और फिर तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बीच मुश्किल से 72 घंटे के भीतर 2 बार बिहार का दौरा करने वाले हैं। 72 घंटे मतलब 3 दिन के भीतर 2 बार बिहार का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार के बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धनाधन रैलियों की तैयारी कर रहे हैं। 4 अप्रैल को जमुई में प्रधानमंत्री की जनसभा तय हो गई है। इसके बाद 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी की रैली की तैयारी की जा रही है। नवादा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। जहां इससे नवादा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया है। नवादा और जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दूं कि पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कि इनमें से अधिक सीटों पर पीएम मोदी की रैली किए जाने की तैयारी हो रही है। जमुई में 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है। यहाँ से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से अरुण भारती मैदान में है, जब पीएम मोदी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नवादा में 7 अप्रैल को पीएम मोदी की चुनावी रैली होने वाली है। नवादा से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नवादा की पावन भूमि पर 7 अप्रैल को आ रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए क्षेत्र के लोग आतुर हैं। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को भी पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ सकते हैं। जहां इसके अलावा पहले चरण की औरंगाबाद और फिर गया सीट पर भी प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली होने के आसार हैं। दोस्तों, अभी पूर्णिया को लेकर के टकराव शांत भी नहीं हुआ था कि अब कटिहार सीट को लेकर के महागठबंधन में किचकिच शुरू हो गई है, खासकर के कांग्रेस में। आपको बता दूं कि कटिहार सीट कांग्रेस को मिली है। अब इसको लेकर के बवाल बढ़ता दिख रहा है। इस सीट से कांग्रेस ने तारिक अनवर को मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने भी इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कटिहार को लेकर के आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव क्या फैसला लेते हैं, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई है, लेकिन कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी हालात में पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ेंगे। जहां आपको बता दें कि पूर्णिया से राजद के टिकट पर बीमा भारती चुनावी मैदान में है। जहां राजद महासचिव समरेंद्र कुणाल ने फोन पर ईएसटी को बताया है कि मैंने अभी कांग्रेस की सूची देखी है, लेकिन हमें यकीन है कि अशफाक करीम 4 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं किया गया है और राजद इस सीट से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि कटिहार सीट से अशफाक करीम भारी अंतर में जिसे जीतेंगे। वहीं पर एक अन्य आरजेडी नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि तारिक अनवर की उम्र अधिक हो गई है और कटिहार की जनता अब अशफाक करीम की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हारने के लिए लड़ेंगे और हम जीतने के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के छपरा सारण सीट से चुनाव लड़ रही है। जी हां, चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। इस बीच मंगलवार को रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान किया। मीडिया के साथ बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता को किडनी दी थी, लेकिन सारण की जनता के लिए मेरी जान भी हाजिर है। उन्होंने कहा कि ये सारण की जनता का प्यार है, ऐसा प्यार मेरे पिता, माता, भाई को मिला है। जब वहीं पर प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है, मैं इनका ऋण यानी कि कर्ज नहीं चुका सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता की सेवा करूंगी। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य के सारण में रोड शो के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। जब रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश हुई, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तो बुलडोजर से सवार होकर के लालू की बेटी पर फूल बरसाए। महिलाओं ने भी रोहिणी आचार्य का माला पहना करके स्वागत किया। इस रोड शो में सैकड़ों गाड़ियां शामिल रही। रोहिणी आचार्य भी हाथ हिला करके सबका अभिवादन करती रही। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।